बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बलवान पूनिया। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने एक ग्लोबल मांग, पूरे विश्व की एक ग्लोबल मांग ओल्ड पेंशन स्कीम, 2004 में हिंदुस्तान में न्यू पेंशन स्कीम आ रही थी, यूरोप के देशों में वापस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा रही थी। इस ग्लोबल मांग को पूरा करने के लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं उनको कि एक आदमी के 2 बच्चे पैदा का नारा है, ये उन्होंने तीसरा बच्चा पैदा करके दिया है जो बुढ़ापे की लाठी बनेगा। और खुद के पैदा किए बच्चा तो कोई बागी हो भी सकता है, ये बच्चा बागी नहीं होगा, ये बुढ़ापे में उस कर्मचारी की सेवा करेगा जो 60 साल तक सरकार की और जनता की सेवा करेगा। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, इसमें कुछ लोग रह गए राजस्थान रोडवेज के और बिजली विभाग के 5-5, 4-4 हजार कर्मचारी जिनके विकल्प पत्र भरवाने हैं, बड़ा दिल करके उनके भी विकल्प पत्र भरवाए जाएं। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री का कि उन्होंने अलग से कृषि बजट लेकर के आए। मैं कृषि बजट से मेरी बात पूरी करना चाहूंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए 11 कॉलम बनाए, जिसमें सबसे पहले राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन खर्च करेंगे। सूक्ष्म सिंचाई पर 1705 करोड़ रुपए मैं मांग करता हूं। 14 बिराने गांव भादरा के, 14 नौर के और 2 तारानगर के 36,000 हेक्टेयर जमीन जो सिद्धमुख नहर से वंचित हो गई, जिसको सावा लिफ्ट कनाल से सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से जोड़ा जाए और ड्रिप सिस्टम से उनकी सिंचाई करी जाए ताकि वहां के किसानों को हौसला हो। मैं याद कराना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये कहा है कि पौंड जो खेत में बनाए किसान बनाएगा उसके लिए 45,000 कृषकों को 375 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में जो खेत में डिग्गियां बना ली, जिन्होंने बारी के इंतजार में, जिन्होंने लॉटरी के इंतजार में डिग्गियां बना ली, उन किसानों को भी इसमें शामिल करा जाए और उस किसान के खेत में बनाई हुई डिग्गी का राजस्थान की सरकार भुगतान करे। थोड़े दिन पहले जब राजस्थान की विधानसभा थी और विधानसभा में खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के एक अधिसूचना जो हमने निरस्त करने की मांग करी थी, जिसमें एमपी एमएलए को किसान नहीं माना गया था, सभापति महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वो अधिसूचना भी पूर्ण रूप से निरस्त नहीं हुई है, जिसका हमारे अध्यक्ष जी ने आदेश करा था और पूरे सदन ने कहा था कि एमपी और एमएलए भी किसान हैं। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि कृषि बजट में जो जो चीजें आप लेकर के आए हैं उसमें सबसे पहले ये जो आपने जिक्र करा कर्ज का, जो सहकारी समितियों के कर्जे आपने माफ करे, जो आपने राजस्थान के बैंकों के कर्जे माफ करे, मैं मांग करता हूं कि कॉमर्शियल बैंकों के लिए आप योजना लेकर के आए और सेटलमेंट योजना में भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के किसान का कर्ज माफ करे। जो 10-20% किसान को कर्ज भरना पड़े सेटलमेंट में, राज्य सरकार उस पैसे का भुगतान करे और फिर नए तरीके से पूरे राजस्थान की खेती को उभारने के लिए जो ये 11 कॉलम बनाए हैं, इस एक कॉलम पर मजबूती से बात करें। खाद्य प्रसंस्करण की बात मेरी बीच में रह गई। सभापति महोदय, अभी तक एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसको ऋण मिला हो, क्योंकि बैंक सीधा का सीधा ITR मांगता है। इसलिए सरकार किसान को ऋण दिला करके खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयों को मजबूत करने का काम करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जिस तरीके से आपने OPS को बहाल करके और निजीकरण पर चोट करिए, आप नहरी तंत्र में भी जिसमें इंदिरा गांधी नहर, जिसमें गंग कनाल, जिसमें भागड़ा और भागड़ा में नौर भादरा की भागड़ा की नहरें जो आपने 1960 में बनाई थी, उन नहरों में सन 2000 में निजीकरण लागू किया था। मैट और बैलदार हटा दिए गए थे, जिसकी वजह से नहरों की दुर्गति हुई है। उन नहरों में मैट और बैलदार वापस लगाए जाएं, निजीकरण पर चोट एक और करी जाए। सभापति महोदय, आपने यह भी कहा कि नहरों के पुनरुद्धार के लिए आपने करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। हमारे टोहाना से लेकर के राजस्थान की एंट्री तक 87 किलोमीटर में करीब हरियाणा के क्षेत्र में जो नहर डैमेज हुई है, उसकी वजह से आज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसान पानी को लेकर के बार बार मांग कर रहे हैं, पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है, हरियाणा के सिस्टम से पानी नहीं ले पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे 87 किलोमीटर के फॉर्चून को भी राजस्थान की सरकार इस बजट में शामिल करेगी और उसके पुनर्निर्माण
की बात करेगी। हमारे जो वाटर कोर्स 2005 और 6 में बन गए थे, जो वाटर कोर्स खराब बने, घटिया बने, वो वाटर कोर्स टूट करके खत्म हो गए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का, पिछली बार 84 करोड़ रुपए दिए, जिसे मेरे विधानसभा क्षेत्र और नौर विधानसभा क्षेत्र में वाटर कोर्सों का काम चल रहा है, बड़ी तेजी से चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बजट घोषणाएं थोती रह जाएंगी और बजट घोषणाएं होंगी नहीं। मैं कहता हूं मेरे 40 खाड़ों का निर्माण चल रहा है, यही करीब 40 खाड़े नौर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं, जो 83 करोड़ रुपए पिछली बार स्वीकृत हुए थे। अब की बार 125 करोड़ रुपए अगर मुख्यमंत्री जी और देते हैं तो जो खाड़े 2005-6 में बने खत्म हो गए, उन खाड़ों का भी दोबारा निर्माण करा जा सकता है। आपने इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सेकंड फेज में यह बात करी भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब बजट आप कृषि का अलग से लेकर के आए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आप मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के आए और उसी पारदर्शिता से राजस्थान की सरकार एक कंपनी बनाए और किसान से प्रीमियम ले और जिस क्षेत्र में नुकसान हो वहां किसान का राशि का भुगतान करे। ये मेरी मांग है सदन से कि राजस्थान के मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना का घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरे विधानसभा क्षेत्र में और मेरी नहीं, राजस्थान भर में हजारों करोड़ रुपए किसानों के बाकी हैं। सभापति महोदय, और तो और वो किसान से उसके फादर की डेथ होने के बाद, उसके पिता की डेथ होने के बाद वो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगते हैं। अरे हर बैंक में जिस किसान की केसीसी है वहां नॉमिनी होता है, नॉमिनी का नाम लिखा होता है, उस नॉमिनी को फसल बीमा का क्लेम आया वो नहीं देते, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 6 महीने कोर्ट से नहीं आता। सभापति महोदय, मैं उम्मीद करता हूं राजस्थान की सरकार इस मसले का समाधान करेगी। हम कहते हैं कि जो शुद्ध के लिए युद्ध की बात आई, मैं इस बात को कृषि से इसलिए जोड़ रहा हूं कि कृषि के बिंदुओं में पशुपालन को मजबूत करने का, पशुपालन से डेयरी मजबूत हुई और डेयरी, हनुमानगढ़ की डेयरी, सभापति महोदय बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा, मिलावट का धंधा करते हैं। आज से 5 साल पहले एक एमडी बैठा था वहां, डेयरी को नोच के खा गया। मेरी आंखों के सामने हमने जांच बिठाई, हमने हेड लोड की गाड़ी चेक करी। सभापति महोदय 1200 लीटर दूध, कैमरा नहीं चल रहा था, सीसीटीवी कैमरा, जांच करी 1 महीने की, 1 महीने की लगातार में सीसीटीवी कैमरा, जब हेडलोड की गाड़ी आती बंद था। अगले दिन हेडलोड की गाड़ी में दूध आया 30 लीटर। कौन सी भैंस कूद गई? भैंस ने दूध नहीं दिया, मिलावट का दूध था। हम सब लोग सर्च से बहुत प्यार करते हैं, हमारी सरकार का है, इनके शासन में सबके शासन में सर्च को मजबूत करने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को शुद्ध के लिए युद्ध में हम प्राइवेट दुकान पर जाने के बजाय पहले सरकारी तंत्र में भी जाकर के देखें। सभापति महोदय, मेरी हिम्मत नहीं हुई, मेरे घर में बच्चों का ब्याह था कि मैं सर्च का दूध मेरे परिजनों को, मेरे अपनों को पिला पाऊं, क्योंकि मेरी आंखों से मैंने हेडलोड की गाड़ी में मिलावट का दूध देखा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ मजबूती से कदम उठाएगी। सभापति महोदय, जो किसानी को लेकर के अलग बजट की बात राजस्थान की सरकार ने करी, मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की सरकार किसानों को डेयरी में, किसानों को डिग्गी में, किसानों को खाड़ों में, किसानों को बिरानी क्षेत्र को नहरी करने में, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में और नहरी तंत्र को मजबूत करने में तेजी से काम करेगी, जिससे प्रदेश का किसान मजबूत होगा। इसके साथ अगली बात, केंद्र सरकार ने सभापति महोदय 11,000 करोड़ रुपए खरीद में कम करे, तो हमारे सामने अभी सरसों और चने की खेती आएगी। सरसों और चने की खेती के समय जब हम सरकारी खरीद में उतरेंगे तो जो 1,000 करोड़ से बढ़ा करके मुख्यमंत्री मोदी ने किसान कल्याण कोष में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रण लिया है, उसे डेयरी, उसे अनाज मंडियों को और मजबूत करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा किसान की फसल जो पैदा होगी उसको तोड़ने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसे ही आपने सरकारी तंत्र को मजबूत करने की बात करी, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे राजस्थान में 3860 स्कूल 10वीं से सीधे 12वीं कर दिए। स्कूल 10वीं से 12वीं कर दिए। 10वीं से 12वीं करे हुए स्कूलों में 20% छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। अकेली में मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो एक साल में आप ताज्जुब करोगे, 23,000 विद्यार्थियों से स्कूल क्रमोन्नत करने के बाद और माहौल बनने के बाद 39,000 नामांकन हुए हैं। यह नामांकन की वृद्धि इसलिए हुई कि आप सरकारी स्कूल की तरफ सरकार ने ध्यान करा, लोगों का ध्यान भी हुआ है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब कोरोना की वजह से हो गए। नहीं साहब, कोरोना की वजह से तो सरकारी धंधे चौपट हुए थे। ये ऊंचा इसलिए हुआ कि सरकारी स्कूलों में एल्यूमिनी मीट के माध्यम से ग्रामीण स्कूल में गए हैं।
बच्चे स्कूल में इसलिए गए कि आपने भर्ती करिए, बच्चे इसलिए स्कूल में गए कि सरकारी स्कूल के प्रति विश्वास जगा। तो जो आपने 3860 स्कूल कर्मोन्नत करने की घोषणा करी है, उसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 एग्रीकल्चर और 5-5 विज्ञान विषय खोलने के लिए मुख्यमंत्री जी पूर्व बजट में घोषणा करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और इसमें जो लेक्चरर जिसके जिम्मे स्कूलों को मजबूत करना, आपने जब वसुंधरा जी के समय में वेतनमान में कटौती करी गई थी आपके द्वारा 2012-13 में वेतन बढ़ाने की, तो आप स्कूल लेक्चरर को भूल गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि स्कूल लेक्चरर की वेतन वृद्धि भी आप वापस बहाल करने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी ध्यान करेंगे। सभापति महोदय, थोड़ा सा टाइम तो दो, अभी 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में हम सारी बात कह दूंगा। सभापति महोदय, 10 मिनट बोल चुके हैं ना, मेरे को पता ही नहीं चला। प्रधानमंत्री आवास योजना में केसीसी का हर्डल आया हुआ है। सभापति महोदय, केसीसी जिस किसान के पास है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिल रहा। केसीसी की हर्डल हटा करके प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगों को फायदा दिलाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि 10 लाख लोगों को एनएफएसए से जोड़ेंगे। साहब, 2020 के बाद पोर्टल बंद है, उस पोर्टल को खुलवा करके खाद्य सुरक्षा का फायदा दिलवाने का आप काम करेंगे। सभापति महोदय, जिन बुजुर्गों के बेटे और बेटियां नौकरी में, उन बुजुर्गों को बुजुर्ग पेंशन नहीं मिल रही, उनको बुजुर्ग पेंशन दिलाई जाए। सभापति महोदय, मैंने कभी मेरे पिताजी की मांग नहीं उठाई। मेरे पिताजी कई बार मांग करते हैं कि विधुर पेंशन भी दिलवा, मेरे मां नहीं है, तो मैं सदन में मांग करता हूं कि विधुर पेंशन भी दी जाए। वो कह रहे हैं 1 रुपया ही दिलवा दो, थोड़ा सा यूं हमें भी रजिस्ट्रेशन में आ जाए। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि विधुर पेंशन भी करी जाए। बापू बार बार कहते हैं कि मेरी बात कभी नहीं करता तू। सभापति महोदय, इलाके में कैंसर फैल चुकी है, मेरी मां भी कैंसर से मरी थी, बड़ी पीड़ादायक होती है। सही कह रहे थे एक साथी अभी, संयम जी, सर घर खत्म हो जाता है और उस जो जीव को भी नहीं बचा पाते। कितनी मेहनत, कितनी सेवा, डॉक्टरों ने खूब मदद करी सर। नोवार्टिस कंपनी का एक इंजेक्शन था सर, 4000 पर डे, वो सर 4.5 साल लगा, लेकिन हाथ नहीं लगे। मैं उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से हेल्थ पर ध्यान दिया, हर तहसील क्षेत्र में जो आपने रिसर्च सेंटर खोलने का फैसला करा जिला हेडक्वार्टरों पर, उस रिसर्च सेंटर की वैन हर विधानसभा क्षेत्र में, हर तहसील में जाए, कैंप करे लोगों को। जिस तरीके से अमेरिका में कैंसर को रोकने के लिए, अमेरिका में कैंसर महामारी है सभापति महोदय, वहां रोकने के लिए वो प्राइमरी स्टेज पर जांच करते हैं, जिसे आदमी 10-20 साल जी लेता है। इसलिए उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। मेरी सीएचसी पर हमने 1 करोड़ रुपए सीएचसी को मजबूत करने के लिए, आदर्श सीएचसी बनाने के लिए खर्च करे हैं। हमने पहले एमएलए लेड से भी 27 लाख रुपए उसमें खर्च करे हैं। कोरोना में हमने अलग अलग चीजें दी हैं, दानदाताओं ने मदद करी है, इसलिए 100 बेड करने की हम मांग करते हैं। राजस्थान पशु सेवा धन केंद्र में जो कर्मचारी 2002-3 से लगे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री जी के पहले कार्यकाल से लगे हुए हैं, उनको नियमित करने की मांग करते हैं। जनता दल जल योजना में जो कर्मचारी लगे हैं उनको स्थायीकरण की मांग करते हैं। और हम मांग करते हैं कि जल जीवन मिशन में जो आप हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, आपने संकल्प लिया कि हर घर में पानी, हर घर में ठंडा और मीठा जल जाएगा। और सर, मैंने तो उससे आगे की बात करी, पित्तल वाली टुंटी लग भी गई सर, बहुत जगह काम तेजी से शुरू, एसआर उगनी शुरू होगी सर, ऊंची एसआर, ऊंची डिग्गियां, पाइपलाइनें बिछ रही हैं, गांव में पानी जाना शुरू हो गया। इसलिए जनता जल जीवन मिशन में जो लोग काम लगे हुए उनको स्थायी नियुक्त करे। सभापति महोदय, मैं सरकार के फायदे की बात एक और करना चाहता हूं, जिससे सरकार को फायदा हुआ। सब लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दी गई। ये इधर वाले साथी कई बार डायलॉग भी मारते थे कि राजनीतिक नियुक्तियां नहीं दी गई, सब लोगों को नियुक्ति दी गई। लेकिन राजस्थान की सरकार सिख समुदाय को भूल गई। गंगानगर में, हनुमानगढ़ में और मेरी विधानसभा क्षेत्र में सिख समुदाय के लोग, उनका प्रतिनिधित्व हो। सभापति महोदय, निःशुल्क जांच योजना में और निःशुल्क दवा वितरण योजना में जो कर्मचारी लगे हुए, जिन्होंने कोरोना में सबसे ज्यादा काम करा, सभापति महोदय, इसमें जो कंप्यूटर के संगणक लगे हुए थे, सबसे ज्यादा काम करा, इनके स्थायीकरण की। और जब तक स्थायीकरण नहीं हो तो इनका मानदेय 8,000 से बढ़ा करके 18,000 रुपए करने की मैं मांग करता हूं। सभापति महोदय, स्टेनोग्राफर और संगणक की जो भर्ती 2018 में आई थी, उनके पद बढ़ाने की मांग करता हूं, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सारी भर्तियों में पद बढ़ाए। ये तो स्टेनोग्राफर की भर्ती 8-10 साल बाद आती है,
उसके पद भी बढ़ाने की मांग। सभापति महोदय, छोटी सी बात और रह गई, एक एक बातें रही इनको ठीक करने की बात करूं। ऊंट बछड़ों की खरीद फरोख्त का मसला है सर। मेरे गोगामड़ी में मेला चल रहा है, जो मेला सर्दियों में लगता है उसमें ऊंट आते हैं सर, पूरे राजस्थान से ऊंट आते हैं सर। ऊंट की नस्ल खत्म हो जाएगी। पता नहीं दिल्ली से कौन फोन कर रहा, ऊंट वाले डर जाते हैं कि साहब ऊंट नहीं बेचने, ऊंट नहीं बेचने। अरे ऊंटों के प्रसंस्करण, बछड़े खत्म हो गए, नागौर का मेला खत्म होने से बछड़े खत्म हो गए सर, जिससे गाय की कीमत कम हो गई। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। सभापति महोदय, एक छोटी सी बात और रहेगी, विकलांगों, विधवाओं, वृद्धों की पेंशन और बढ़ाने की मांग करता हूं। और साथ में जो मेरे कॉलेज खोले और पूरे राजस्थान में कॉलेज खोले, उसके लिए मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि बहुत बड़ा फैसला 123 कॉलेज खोलना, एक्सट्रीमी फैसला, पर साहब इसमें स्टाफ लगाने की जरूरत है, इसमें स्टाफ लगाने की जरूरत है। सभापति महोदय, आपने मेरी बात रखने का मौका दिया। बाकी अभी डिमांड्स पर बची हुई सारी बातें डिमांड्स पर रखता रहूंगा। आपका बहुत बहुत